हेलो एवरीवन। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे आज हम डिस्कशन करेंगे। ये जो पूरा फ्रॉड केस हुआ था 590 करोड़ का, इसका आज बैंक ने कॉन कॉल किया था मॉर्निंग में। तो इस पे डिस्कशन करेंगे किन चीजों पे इन्होंने क्लैरिटी दी है, एग्जैक्टली कैसे ये फ्रॉड हुआ 590 करोड़ के आसपास का, अभी बैंक ने क्या एक्शन लिया है, क्या उसका रिजल्ट इंपैक्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या ओवरऑल बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है, आगे की क्या क्लैरिटी लग रही है, इन सारी चीजों पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जैक्टली हुआ कैसे ये सारी चीजें। तो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट का इनके बैंक में अकाउंट था। अभी हर एक ट्रांजेक्शन होता कैसे था हरियाणा गवर्नमेंट का इनके साथ में कि वो एक तरीके से ना डेबिट इंस्ट्रक्शन देते थे। डेबिट इंस्ट्रक्शन मतलब एक तरीके से वो रिटर्न इंस्ट्रक्शन देते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को चेक के थ्रू, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का जो वो लेटर हेड होता है उस पर ऑथराइज सिग्नेचर के साथ में और जो ऑफिशियल स्टैंप है उसके साथ में वो एक तरीके से आईडीएफसी बैंक को इंस्ट्रक्शन देते थे कि ये ट्रांजेक्शन करना है, इस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में करना है, और फिर आईडीएफसी बैंक जो है वो उसको पूरा फॉलो करता था, एग्जीक्यूट करता था। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये फ्रॉड कैसे हुआ इस पूरे केस में कि इनके जो एम्प्लॉइज थे, जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो एम्प्लॉइज थे चंडीगढ़ ब्रांच के, उन्होंने ये सारा जो लेटर हेड हो गया या चेक हो गया, जो सिग्नेचर होते हैं, जो स्टैंप है, ये सब एक फेक बनाया था, सब कुछ डुप्लीकेट करा था। और उसके बाद ये सारा कुछ उन्होंने ट्रांजेक्शन कंप्लीट किया। अब पॉइंट ये आता है, बैंक को भी पूछा गया कि ये तो ठीक है, मतलब जो टिपिकली बैंकिंग इंडस्ट्री में होता है 30-40 ईयर से हम सुनते आए हैं कि इस तरीके से फ्रॉड होता है, कोई ऐसा टेक्नोलॉजी वाइज उन्होंने फ्रॉड नहीं किया, आपका डुप्लीकेट सिग्नेचर बना लिया, डॉक्यूमेंट्स डुप्लीकेट कर लिए, उसके तरीके से जो पहले भी होता है लगभग वही प्रोसीजर उन्होंने फॉलो किया है। तो आपने मतलब आपका क्या इंटरनल कंट्रोल है इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए, इन सारी चीजों को मतलब रोकने के लिए? अब मैनेजमेंट का बोलना है कि हमारे इंटरनल कंट्रोल्स तो हैं, 4 से 5 इंटरनल कंट्रोल्स हैं। जैसे एक तो होता है इनका मेकर चेकर ऑथोराइजर, यानी कि जो ट्रांजैक्शन डालता है फिर एक उसको वेरीफाई करता है, उसके बाद जाके एक अलग पर्सन है जो उसको ऑथराइज करता है। तो ये तीनों अलग अलग पर्सन है। लेकिन इनके केस में क्या हुआ कि इस ब्रांच में ये तीनों लोग इन्वॉल्व थे, ये पूरे फ्रॉड के केस में। फिर दूसरा स्टेप होता है कि जब भी आपकी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होती है, जो कि नॉर्मल प्रोसीजर होता है हर एक ब्रांच का, आप देखोगे कि अगर 5 लाख से ज्यादा की ट्रांजेक्शन हो रही है तो ब्रांच जो है वो कस्टमर को फोन करता है। अब यहाँ पे इनका कहना है कि या तो कॉल किया नहीं गया है, कॉल को अवॉइड किया गया, या फिर जो भी है वो सारी चीजें हमको अभी जो ऑडिट चल रहा है इनका केपीएमजी के थ्रू, उसके बाद हमको पता चलेगा। तीसरा इसमें होता है कि अगर 10 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन होता है ना, तो एक और पर्सन होता है, फोर्थ वेरिफिकेशन होता है, फोर्थ पर्सन होता है जो वेरीफाई करता है। एक तो हो गया मेकर चेकर ऑथराइजर, इसके अलावा 10 लाख से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पे एक और पर्सन होता है जो उसका वेरिफिकेशन करता है। तो उनका कहना है वो पर्सन भी इन्वॉल्व था, मतलब वो चारों लोग जो थे वो इन्वॉल्व थे इनके ब्रांच के अंदर। फिर एक और वेरिफिकेशन होता है फिजिकल वेरिफिकेशन, मतलब जो ब्रांच मैनेजर है वो आपका सिग्नेचर को वेरीफाई करता है। अब यहाँ पे मैनेजमेंट का बोलना है कि या तो सिग्नेचर इतने अच्छे से डुप्लीकेट किए गए थे, डॉक्यूमेंट्स इतने अच्छे से बनाए गए थे कि ब्रांच मैनेजर उसको वेरीफाई नहीं कर पाया, या फिर इसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो भी इन सारी चीजों में इन्वॉल्व हो। लेकिन अभी कुछ इसमें मतलब मिला नहीं है। मेन इनको वही वो जो 4 लोग हैं उनके ऊपर अभी इन्होंने वो सस्पेंशन वो सारी चीजें करी हैं। बाकी ये ऑडिटिंग वगैरह चलेगी, उसके बाद हमको इन सारी चीजों पे क्लैरिटी मिलेगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहा है कि मतलब डेबिट इंस्ट्रक्शन आया क्लाइंट की तरफ से, और ये जो इसको फॉलो करते हैं, जो चेक करते हैं, जो ऑथोराइज करते हैं, वो खुद इन्वॉल्व थे। उसकी वजह से ये सारा आपका फ्रॉड का केस हुआ। मतलब बेसिकली ऐसे समझ लो कि मैंने जो एक तरीके से अपने घर को सिक्योरिटी देने के लिए सिक्योरिटी गार्ड तो रखा है, पूरा सिस्टम बनाया है, लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड है अगर वही एक तरीके से चोर निकल जाए, वही चोरी कर दे, तो सारा सिस्टम मेरा फेल हो जाएगा। तो वही मैनेजमेंट का बोलना है, उस तरीके का केस हमारे साथ में हुआ है। देन पॉइंट आता है कि आपका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या होगा एग्जैक्ट पीएनएल के ऊपर। तो अभी इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है। 590 करोड़ का ये जो अमाउंट है, इसमें इनका कहना है कि 490 करोड़ जो है वो हमारा मतलब पहला मिसमैच आया था हरियाणा गवर्नमेंट से, जो हमने अमाउंट लिया और उसके बाद जो हमने वेरीफाई किया 590 करोड़ का मिसमैच था। इसके बाद हमने और वेरिफिकेशन किया और उस पर मतलब अलग अलग अकाउंट्स में देखा, सर्च किया, तो 100 करोड़ का और हमको वहां पे अमाउंट दिखा है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये भी इतना इतना अमाउंट भी और जा सकता है, इसके लिए भी हमको हिट लेना पड़ सकता है। तो इसलिए हमने एडवांस में मार्केट को, इन्वेस्टर्स को 590 करोड़ का अमाउंट बता दिया कि ऐसा ना हो कि अभी 490 बता रहे हैं फिर थोड़े टाइम के बाद 100 करोड़ और बता रहे हैं, तो वो एक गलत इमेज बनती है, बैड रेपुटेशन होता है। तो इसलिए हमने वन गो में 590 करोड़ का ये अमाउंट लिया है अभी। मतलब मैनेजमेंट का बोलना है मैक्सिमम हिट जो है वो हम 590 करोड़ का अभी जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर डिपॉजिट, जो जैसे आप देखोगे न्यूज में भी आया कि हरियाणा की जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने डीम पैनल कर दिया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ में और एयू बैंक के साथ में भी। एयू बैंक का स्टेटमेंट आया कि हमें कोई आइडिया नहीं है कि हमें क्यों डीम पैनल किया है, तो हम अभी स्टेट गवर्नमेंट को रीच आउट कर रहे हैं, पूछेंगे उनको। लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से उन्होंने डीम पैनल कर दिया है। तो डिपॉजिट पे इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट से ज्यादा इंपैक्ट इनको पड़ेगा नहीं आईडीएफसी बैंक को, क्योंकि इनका टोटल डिपॉजिट बेस का ना सिर्फ 0.5% जो है वो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट से आता है। तो जैसे अभी लगभग 200 करोड़ के आसपास वो यहां से निकाल लेंगे आईडीएफसी बैंक से, तो इससे तो डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके कुछ और मतलब
इंसिडेंट्स हो सकते हैं जिससे इनके बैंक के ऊपर इंपैक्ट हमको देखने को मिल सकता है। जैसे पहला रिस्क ये हो सकता है कि अगर आप इनका टोटल डिपॉजिट बेस देखोगे उसमें 8 से 10% जो है वो टोटल गवर्नमेंट डिपॉजिट है। टोटल डिपॉजिट का 8 से 10% मेरा गवर्नमेंट डिपॉजिट है। अब जैसे अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने इनको डीम पैनल किया है, वो अपना डिपॉजिट निकाल रहे हैं। अगर कल को चल के, अभी तो वैसे 3-4 दिन ही हुए हैं, तो बैंक का कहना है कि और किसी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से हमको कोई कॉल या कोई मैसेज आया नहीं है, या फिर कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा डिस्कशन हुआ नहीं है कि वो अपना अकाउंट यहाँ से क्लोज कर रहे हो। लेकिन एक ये रिस्क है कि आने वाले टाइम में अगर किसी और गवर्नमेंट को भी लगा कि इस बैंक के साथ में अपना अकाउंट रखने में थोड़ा रिस्क है, ये सारी इमेज खराब हो चुकी है इनकी, तो मतलब वहां से भी थोड़ा सा डिपॉजिट का फ्लो इनका बढ़ सकता है। तो एक ये रिस्क है। दूसरा रिस्क इनके बिजनेस में ये है कि अगर आप इनका डिपॉजिट बेस देखोगे ना, तो रिटेलाइजेशन बहुत अच्छा है। मतलब 80-81% जो इनका डिपॉजिट है वो रिटेल डिपॉजिट है, हाई क्वालिटी डिपॉजिट इन्होंने अपने बैंक में रखा है। लेकिन जब ये न्यूज़ वगैरह आ रही है अभी जैसे मार्केट में, तो जो आपके रिटेल डिपॉजिट्स हैं वो थोड़ा सा मतलब वहां पे घबरा सकते हैं, डर सकते हैं, तो वहां से डिपॉजिट आउटफ्लो भी आपका थोड़ा सा बढ़ सकता है आने वाले मंथ्स में, वीक्स के अंदर हमको पता चलेगा इस पे। फिर इसमें एक और रिस्क ये भी है कि जैसे अगर आप इनका इंटरेस्ट रेट देखोगे, तो पहले तो ये सेविंग अकाउंट पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट देते थे, 7% के आसपास। अब क्योंकि बैंक का बेस बढ़ गया है, तो लास्ट 1-1.5 साल से आप देखोगे तो इन्होंने काफी रेट को कट किया है। अभी जो हायर रेट बकेट है इनका 5.5% के आसपास है, और वो भी जो आपके बड़े डिपॉजिट बेस होते हैं ना, 10 लाख 20 लाख उसके आसपास, उसके ऊपर कंपनी देती है। लेकिन इसको भी इन्होंने गाइडेंस दिया है पहले के कॉल्स में कि कंपनी कट करेगी FY27 के अंदर। तो जब आप अपना डिपॉजिट पे रेट कट करोगे तो क्या होगा, आपके मार्जिन इंप्रूव होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी बैंक की। अब लेकिन ये जो केस हुआ है, ये जो इंसिडेंट हुआ है, अगर इसकी वजह से इनके बैंक में डिपॉजिट का आउटफ्लो बढ़ता है और बैंक को डिपॉजिट ग्रो करने में चैलेंज आता है, तो फिर ये जो सेविंग रेट कट करने का जो प्लान कर रहे थे FY27 में, वो इनको पोस्टपोन करना पड़ेगा, इनको डिले करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, जो मेरा मार्जिन में इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड था FY27 में, एक तरीके से वो भी पोस्टपोन हो जाएगा। तो ये सारे मतलब जो है वो रिस्क आ सकते हैं इस बैंक के लिए, ये लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में हमको पता चलेगा। सिर्फ इस एक पर्टिकुलर हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा डिपॉजिट पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 0.5% था वो टोटल डिपॉजिट का। तो अभी तो डिपॉजिट बेस स्ट्रांग है, क्वालिटी भी अच्छी है, रिटेल डिपॉजिट है, लेकिन इमेज क्योंकि खराब हुई है, क्रेडिबिलिटी एक आपकी गई है, थोड़ी सी इंपैक्ट हुई है, उसका क्या इंपैक्ट हमको देखने को मिलता है, क्या रिएक्शन देखने को मिलता है बाकी सारे डिपॉजिटर से, ये आने वाले क्वार्टर्स में हमको देखना है। लेकिन ये सारे रिस्क हैं जो हमको मॉनिटर करना है। फिर एक पॉइंट आता है इसमें कि इनको मतलब पूछा गया कि ये जो आपका इंटरनल सिस्टम था, जो भी आपने पॉइंट्स वगैरह रखे हैं, इसके अलावा मतलब कोई और एडिशनल आपने फिल्टर रखा हुआ है कि इसको और स्ट्रेंथन किया जा सकता था। तो इनका कहना है अभी तक तो नहीं था, लेकिन अभी 3 चीजें ये और करने को देख रहे हैं। तो एक तो ये अच्छा, एक और चीज था, मतलब वो जो इन्होंने इंटरनल सिस्टम अपना बताया ना, उसमें 4 चीजें तो हो गई। एक और इनका कहना है कि एक और पॉइंट होता है आपका पॉजिटिव पे करके। मतलब इसके अंदर कस्टमर को ना एक वो नोटिफिकेशन टाइप जाता है, उसको वेरीफाई करना पड़ता है ऐप के ऊपर कि ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके अकाउंट से, वो खुद वो कर रहा है, वो ऑथराइज करता है उसको। लेकिन ये ऑप्शनल था, इस हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के केस में ये ऑप्शनल था, तो उन्होंने इस सारी चीज के लिए इसको अवेल किया नहीं था, तो उनको कोई लिंक वगैरह अभी जाता नहीं था। अब मैनेजमेंट बोल रहा है कि आगे से हम ये करेंगे कि जो भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है ना, उसके लिए डिजिटल ऑथराइजेशन मैंडेटरी कर देंगे। मतलब जब तक कस्टमर उसको ऑथराइज नहीं करेगा, वो जैसे ओटीपी वगैरह आता है, तब तक वो ट्रांजेक्शन होगा ही नहीं। दूसरा, कंपनी कह रही है कि फिजिकल मतलब ह्यूमन जो चेक करता है सिग्नेचर वगैरह, इसके अलावा हम एआई का भी यूज करेंगे वहां पे, कि एआई वो सिग्नेचर वगैरह वेरीफाई करेगा, जिससे हमारी जो वेरिफिकेशन है वो और स्ट्रांग हो जाएगी। तीसरा, हम उसमें टाइमलाइन भी डालेंगे कि मतलब वो जो लिंक भेजा है हमने कस्टमर को ऑथराइज करने के लिए, अगर वो विद इन 2 आवर्स या 3 आवर्स उसको ऑथराइज नहीं कर रहा है, तो वो वाली ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाएगी, फिर आपको दोबारा रीइनिशिएट करना पड़ेगा। पर इनको ये काउंटर क्वेश्चन पूछा गया कि ये सारी चीजें अगर आप पहले कर देते तो आपका सिस्टम और स्ट्रांग हो जाता, इसकी पॉसिबिलिटी मतलब ये जो हुआ है पूरा केस आपका, ये बिल्कुल नील हो जाता। लेकिन मैनेजमेंट का बोलना है कि पहले हमने जो इंटरनल कंट्रोल था वो तो रखा था, लेकिन जो लोग हैं, एम्प्लॉइज है हमारी, वही डिफॉल्ट करके, तो उसकी वजह से सारे केसेस हुए, अब इसको हम और स्ट्रेंथन करेंगे। तो ये सारा है मैनेजमेंट का कहना। फिर इसमें 2-3 चीजें और इंटरेस्टिंग है। एक तो एक और चीज आप देखो, जैसे हमारे बैंक से जो ट्रांजैक्शन वगैरह होता है कभी भी, चाहे हम ऑनलाइन करें या आप कैश वगैरह निकालो, तो आपको टाइम टू टाइम बैंक की तरफ से मैसेज आता है, मतलब एसएमएस आता है, ईमेल आता है, ये सारी चीजें टाइम टू टाइम हमको मिलती रहती है। तो इनको ये पूछा गया कि जो कस्टमर है, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है हरियाणा की, क्या उनको ये सारी चीजें डिलीवर हो रही थी, या उसमें भी मैनिपुलेशन किया गया, यानी कि जो स्टेटमेंट उनको दिख रहा है, जो स्टेटमेंट उनको मिल रहा है, जो मैसेजेस उनको जा रहे हैं, वहां पे वही अमाउंट उनको दिखा रहा है जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि हमारे पार्ट पे जो ये स्टेटमेंट वगैरह जाती है मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, वो रेगुलर जा रही थी। हर एक ट्रांजेक्शन के बाद में जो आपका डेबिट
एसएमएस आता है वो भी बिल्कुल जा रहा था, एसएमएस अलर्ट भी बिल्कुल ठीक था और वो एक्यूरेट था, यानी कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है वही दिखाया, ट्रांजैक्शन के बाद में जितना अमाउंट आपके अकाउंट में बचा हुआ है एग्जैक्ट वही अमाउंट दिखा रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं था, वो सारी चीजें बिल्कुल एक्यूरेट थी। लेकिन फिर भी अब यहाँ पे कुछ क्लैरिटी दी है कि या तो मतलब दो चीजें हो सकती है, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स थे या तो वो बहुत ही इग्नोरेंट थे, मतलब उन्होंने बिल्कुल ही अवॉइड किया, इन सारे मैसेजेस वगैरह स्टेटमेंट वगैरह को देखा नहीं इतना ध्यान से, या फिर ये भी एक रिस्क है कि वो जो ऑफिशियल्स थे कुछ लोग जो ये सारी चीजें मॉनिटर करते थे वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। इस वाले पार्ट पे ना इनकी मैनेजमेंट का अगर आप टोन देखोगे, जो भी उनका पूरा कन्वर्सेशन रहा इस कॉन कॉल में, बहुत कंजर्वेटिव रहा है। मतलब उनका कहना है कि अभी इस पे हम कुछ भी खुल के बोल नहीं सकते कि इसकी पॉसिबिलिटी है नहीं है, क्योंकि ये सारा आपका वही इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो अभी जो ऑडिटिंग स्टार्ट हुई है केपीएमजी की, तो आने वाले टाइम में हमको उसमें ना फैक्ट्स मिल जाएंगे कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। मतलब ये तो श्योर है कि हमारे जो खुद के एम्प्लॉइज थे वो तो थे, इसमें और कितने लोग थे वो भी पता चल जाएगा। आउटसाइडर एंटिटीज कौन थी, मतलब जिनके अकाउंट में पैसा गया है वो भी पता चल जाएगा, और क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे नहीं थे, इस पे भी क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन अभी मैनेजमेंट का बहुत इस पे कंजर्वेटिव अप्रोच रहा है। मतलब उनका ये कहना है कि मेन तो हमारी गलती रही है, हमारा तो फॉल्ट है, हमारे एम्प्लॉयज ने इसमें ये सारा कुछ गलत किया है, तो हमारे पे जो लाइबिलिटी आएगी उसमें हम कोई लीगल बैटल में नहीं पड़ना चाहते गवर्नमेंट के साथ में, कोई कोर्ट वगैरह का हमको नहीं करना है। हमारे पे जो रहेगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे एंड वो सारा हम उसको वो लाइबिलिटी लेकर के पे करेंगे गवर्नमेंट को। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन में रिवील होता है कि उनके भी कुछ ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व थे, तब एक तरीके से आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब इनको ये पूरा 590 करोड़ का हिट नहीं देना पड़ेगा। फिर इसमें से आपका मतलब गवर्नमेंट भी इसमें से शेयर करेगी, क्योंकि उनकी भी गलती, उनके एंड से भी ये सारी चीजें खराब हुई है। तो ये सब अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। एक और इसमें इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब इन्होंने इस पे बताया नहीं कि इनका कहना है कि अभी वो लीगल कंप्लायंस का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो एग्जैक्ट हम बता नहीं सकते कि ये फ्रॉड वगैरह जो था, ये सारी चीजें हो रही थी, ये कितने टाइम से हो रही थी। एक इन्होंने टाइमलाइन बताई है। इनका कहना है जनवरी में ना हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट की एक डिपार्टमेंट आई थी हमारे बैंक के अंदर, जिनको अकाउंट क्लोज करके ट्रांसफर करवाना था दूसरे बैंक के अंदर, तो वहां पे फर्स्ट टाइम उनको अमाउंट जो है वो मिसमैच दिखा, जो हमारे तरफ से था और जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें मिसमैच था। इसके बाद जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं सबने मतलब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, और फिर पता लगा हमको 18 फरवरी को कि 590 करोड़ का ये टोटल जो है वो मिसमैच बन रहा है। फिर 19-20 को जो आपकी स्पेशल ऑडिट कमेटी होती है वो हुआ, बोर्ड मीटिंग हुई इनकी, और 21 को इन्होंने मार्केट को बताया, और अभी आज 23 को इनका कॉन कॉल था। तो ये मतलब लास्ट 1 मंथ से ये सारी चीजें चल रही थी। अब इस बीच इन्होंने आरबीआई को बताया नहीं बताया कोई पता नहीं, सेबी को इससे पहले इन्फॉर्म किया, कुछ इस पर क्लैरिटी नहीं है। प्लस एक और चीज आप सोचो कि 1 मंथ तो इन्होंने बोला है, और इसके अलावा कितने टाइम से चल रहा था, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, इस पर कोई अभी इन्होंने क्लैरिटी दिया नहीं है। मतलब ये इनका कहना है कि लीगल कंप्लायंस का पार्ट है अभी, तो इस कॉल में इसको हम बता नहीं सकते। पर अगर ये लास्ट 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर से अगर इनके बैंक में ये हो रहा था, क्योंकि इनका कहना है, इन्होंने खुद बोला इस कॉल में, ये मल्टीपल ट्रांजेक्शन हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि वन ट्रांजेक्शन में आपका 590 करोड़ या 490 करोड़ हुआ है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन हुआ है, मल्टीपल चेक्स हुए हैं, यानी रिपीटेडली बार बार वो जो है सिस्टम को एक तरीके से मैनिपुलेट किया गया है पूरी तरीके से, बार बार रिपीटेडली। अब अगर वो 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर से हो रहा है, तो मतलब हर एक बैंक में आप देखोगे ना सारे ब्रांच का इंटरनल ऑडिट भी होता है, मंथली बेसिस पे होता है, वीकली बेसिस पे होता है, क्वार्टरली बेसिस पे होता है। तो इनको पूछा भी गया कि वो सिस्टम क्या हमारा इतना वीक था, मतलब उसमें भी हम ये सारी चीजें आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। अगेन इस पे मैनेजमेंट का कहना है कि ये सारा ऑडिटिंग का पार्ट है, मतलब केपीएमजी जब इसको ऑडिट करेगा, रिपोर्ट आएगी, तो उसके बाद हमको पता चलेगा कि कहां पे लीकेजेस थी और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे एग्जैक्टली। तो ये सारा है इनका। फिर इसके अलावा और क्या चीजें इन्होंने बात करी हैं, बाकी तो हाँ, मतलब केपीएमजी का इन्होंने बोला कि 4 से 5 वीक लगेगा पूरा रिपोर्ट आने में, मतलब मान लो आप मार्च के एंड तक में एग्जैक्ट हमको रिपोर्ट पता चलेगा कि क्या क्या फाइंडिंग्स उनको मिली है। एक एनालिस्ट ने बहुत अच्छा इनको फीडबैक भी दिया, मतलब उनका कहना था कि जैसे आप ये अपना केपीएमजी से इस पर्टिकुलर ब्रांच का, चंडीगढ़ ब्रांच का आप ये पूरा ऑडिट करवा रहे हो, लेकिन अभी मार्केट में सेंटीमेंट बहुत खराब है, इमेज काफी हिट हो गई है इस बैंक की, तो उसको इमीडिएटली ठीक करने के लिए ना बैंक एक चीज कर सकता है, इस ब्रांच के साथ में पूरे बैंक लेवल का वो एक स्पेशल ऑडिट करवा सकता है केपीएमजी से। इनके 1000 के आसपास ब्रांचेस हैं, और मतलब सबका ऑडिट होने के बाद में जैसे ऑडिटर खुद से एक वो प्रेस रिलीज कर दे, बैंक भी एक प्रेस रिलीज कर दे कि बाकी सारे बुक्स हमारे क्लीन है, इस एक पर्टिकुलर ब्रांच में वो जो प्रॉब्लम था, जो भी 590-600 करोड़ का, वो बस हमको मिला है और उसकी पूरी फाइंडिंग्स वगैरह हमको मिल गई है। तो अगर तो ये कर देते हैं, मतलब मान लो मार्च के एंड तक या फिर चलो Q4 के रिजल्ट तक भी कंपनी अगर इस सारी चीज को कर दे, तो आप देखोगे इमीडिएटली ना मार्केट में एकदम से कॉन्फिडेंस आ जाएगा इनके बिजनेस को लेकर के, इनके स्टॉक को लेकर के, क्योंकि आपने मतलब एक ये क्लैरिटी हो जाएगी ना कि आपकी बुक्स पूरी ओवरऑल क्लीन है, आपने बैंक लेवल के ऊपर पूरी अपनी ऑडिटिंग करवा ली है। लेकिन इस पे मैनेजमेंट ने मतलब उनका कहना है कि आइडिया अच्छा है, हम इसको इवैल्यूएट करेंगे, लेकिन अगर हम एक साथ 1000 ब्रांचेस को अभी करने जाएंगे ना, तो जो मेन ब्रांच में हमको प्रॉब्लम दिखा है वहां से फोकस हमारा डाइल्यूट हो जाएगा। हालांकि इनको ये करना चाहिए, क्योंकि एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो कि इमीडिएट कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा वो मार्केट के लिए भी, शेयर होल्डर के लिए भी, कि ठीक है यार, जो एक प्रॉब्लम था एक ब्रांच में था वो गया, बाकी सारा बुक्स जो है वो बैंक का क्लीन है और बाकी फंडामेंटल्स तो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अब देखना पड़ेगा, चांसेस कम है कि बैंक इस तरीके की चीजें अभी करेगा रिसेंट टाइम में। फिर मतलब रिकवरी की क्या क्या पॉसिबिलिटी है,
तो इनका कहना है कि ये लेयर वाइज डिपेंड करता है, मतलब एग्जैक्ट टर्म इन्होंने बताया नहीं, अमाउंट बताया नहीं, ये लेयर वाइज डिपेंड करता है कि जो लेयर 1 लेयर 2 तक है ना वो रिकवर किया जा सकता है, जो लेयर 3 या उसके आगे चला गया उसको रिकवर करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। इसका मतलब क्या है, ऐसे समझो जैसे जो पैसा, जो अमाउंट हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट से मान लो जैसे दूसरे बैंक के अकाउंट में गया, जो फ्रॉड लोग हैं, जो एम्प्लॉयज इन्वॉल्व हैं, बाहर की जो एंटिटीज हैं, उनका जो दूसरे बैंक में अकाउंट है, यहां से जब वहां गया, ये हो गया लेयर 1, तो वहां पे जो पैसा पड़ा हुआ है प्लस वहां से दूसरे अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है, वहां पे थोड़ी बहुत रिकवरी की चांसेस हैं, उसको ट्रेस किया जा सकता है। लेकिन वहां से आगे जैसे चला गया, किसी तीसरे बैंक अकाउंट में चला गया और फिर उसके बाद वो सिस्टम में कहां गायब हो गया, उसको ट्रेस करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि फिर कहां से कैश निकला, गोल्ड परचेज किया, रियल स्टेट में इन्वेस्ट किया, एग्जैक्ट वो कहां पे यूज हुआ है वो ट्रेस करना बहुत डिफिकल्ट है। तो उनका कहना है अभी तक जो हमें फाइंडिंग्स मिली है, मतलब जो 3-4 बैंक्स और इन्वॉल्व हैं इसमें, इन्वॉल्व मतलब इन द सेंस कि उनका बैंक अकाउंट, उन बैंकों में जो अकाउंट है, तो वो भी हमारे साथ में इसमें कॉपरेट कर रहे हैं, उन अकाउंट्स को हमने फ्रीज भी कर लिया है, लेकिन इसमें कोई एग्जैक्ट उन्होंने अमाउंट बताया नहीं है कि कितना उसमें से बैंक जो है वो रिकवर कर सकता है। और अगर आप हिस्ट्री भी देखोगे इंडिया में, जब भी ये बैंकिंग फ्रॉड वगैरह जो भी केसेस हुए हैं, मतलब मैक्सिमम आपको दिखेगा 30-40% से ज्यादा कभी भी रिकवर होता नहीं। अब इनके केस में उतना भी होगा नहीं होगा, इस पे कुछ अभी आइडिया है नहीं, क्लैरिटी है नहीं, ये सारा ऑडिट के बाद में आपको पता चलेगा। लास्टली एक क्वेश्चन को और पूछा गया कि जैसे हमारा चेक प्रोसेसिंग का जो हमारा यहाँ पे पूरा प्रोसेस होता है हमारे बैंक के अंदर, आईडीएफसी बैंक के अंदर, क्या ये उतना ही स्ट्रिक्ट है, उतना ही मतलब स्ट्रेंथन है जितना एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक के अंदर है? तो यहाँ तो उनका कहना है कि हम भी वही सारी चीजें फॉलो करते हैं, सारे रूल सब कुछ हमने वैसे ही बनाया हुआ है, लेकिन अगर आपका वही एम्प्लॉय अगर आपके डिफॉल्ट कर जाते हैं, उनका अगर वो केस खराब हो जाए, इंटेंशन खराब हो जाए, तो वो किसी भी बैंक के साथ में हो सकता है। पर मतलब ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि किसी भी बैंक के साथ में हो सकता है, तो ऐसा तो हमने एचडीएफसी में तो अभी देखा नहीं ना लास्ट 35 ईयर्स में। आईसीआईसीआई में, एक्सिस में हुआ है, वो अलग तरीके के फ्रॉड हुए हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, लेकिन लास्ट 5-6 ईयर्स में अगर आप देखोगे तो ये जितने भी बड़े प्राइवेट बैंक हैं, चाहे आईसीआईसीआई हो, एक्सिस हो, कोटक में तो खैर कभी नहीं हुआ, एचडीएफसी हो गया, इनमें कभी भी ये सारी चीजें सुनने को मिली नहीं है। तो वही है, अब ये एक इनकी इमेज पे ना एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसको, दाग लग गया है, जो इतनी जल्दी लोगों के दिमाग से जाएगा नहीं, और कस्टमर मतलब कितना ज्यादा इससे डरेगा, पैसा निकालेगा नहीं निकालेगा, वो सारी चीजें हमको देखनी है। तो ये रहा उनका इनका पूरा ओवरऑल कॉल। मेन जो इनका पर्पस था ये कॉल करने का, कि मार्केट को किसी तरीके से हम थोड़ा सा शांत कर दें, इन्वेस्टर शेयर होल्डर को थोड़ा सा हम शांत कर दें, कि एकदम से ज्यादा रिएक्शन देखने को ना मिले, ओवर रिएक्शन, ओवर सेलिंग हमको हमारे स्टॉक के अंदर देखने को ना मिले। क्लैरिटी का कोई इसमें मतलब कोई पर्पस नहीं था इस कॉल का, क्योंकि पूरा कॉल होने के बाद भी आप देखोगे तो कुछ खास क्लैरिटी तो मिली नहीं है। मतलब जो मेन प्रॉब्लम आपका है कि आपको ये 590 करोड़ में से कितना रिकवर होगा नहीं होगा, और क्या ये 590 करोड़ अमाउंट ही पूरा फिक्स है, क्या ये और नहीं बढ़ेगा? तो मैनेजमेंट का बोलना है हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, हमारी जो असेसमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन उस पर क्लैरिटी तो आपको केपीएमजी के ऑडिट के बाद ही मिलेगा। और 590 करोड़ में से इनको मतलब कितना हिट लेना पड़ेगा पीएनएल में, ये भी उस ऑडिटिंग के बाद पता चलेगा। इंश्योरेंस है इनके पास में, वो एम्प्लॉय अगर कुछ ऐसा डिफॉल्ट करते हैं तो उसका इन्होंने 35 करोड़ का इंश्योरेंस लिया है, तो आप उसको हटा भी दो, फिर भी 550 करोड़ का तो आपको मतलब अभी के बेसिस पे, अभी की चीजें देखते हुए आपको हिट लेना पड़ सकता है। और बाकी जो चीजें हैं वो भी हमको टाइम के साथ में ही पता चलेगी। तो चीजों पे क्लैरिटी इतनी ज्यादा नहीं है, जस्ट मैनेजमेंट का एक कोशिश था कि थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को शांत किया जाए, मार्केट में ओवर रिएक्शन ना हो, उस पर्पज से ये इन्होंने कॉल करा था। और जो चीजें हुई हैं, जो इवेंट्स हुए हैं, वो एक इन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरा ये फ्रॉड वगैरह का केस हुआ है। अब सिनेरियो आप देखोगे तो यहाँ पे 3 चीजें पॉसिबल हो सकती है। एक तो है बेस्ट केस। बेस्ट केस क्या हो सकता है कि जैसे इन्होंने बोला 4 से 5 वीक्स के अंदर ये केपीएमजी का पूरा ऑडिटिंग कंप्लीट हो जाएगा, तो मार्च एंड तक इनका प्रेस रिलीज आए कि जो भी इशू था इस ब्रांच में था, थोड़ा बहुत हमारा रिकवर हो जाएगा, 550 करोड़ हमारा बनता है नेट इंपैक्ट ये इंश्योरेंस लेने के बाद में। उसके बाद थोड़ा बहुत हमको पीएनएल में हिट लेना पड़ेगा, अगले 1 से 2 क्वार्टर के अंदर वो हिट हो जाएगा, बाकी सारे बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये हो गया इमीडिएटली, तब तो मतलब आप देखोगे Q4 के रिजल्ट के बाद में Q1 तक चीजें थोड़ी थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी, हो सकता है स्टॉक जल्दी रिकवर भी कर जाए, क्योंकि आपको एकदम से क्लैरिटी मिल गई। ये हो गया आपका बेस्ट केस सिनेरियो। फिर एक आता है आपका बेस केस। बेस केस में मतलब क्लैरिटी मिलने में थोड़ा सा हमको ज्यादा टाइम लग जाए, Q4 चला जाए, जैसे इन्होंने इस कॉल में भी बोला कि अभी इस 590 करोड़ में से पहले से ही मार्केट एक्सपेक्ट कर ले, इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर ले कि Q4 में हमको थोड़ा बहुत प्रोविजनिंग लेना पड़ेगा। Q3 Q2 दोनों में आप देखोगे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इंप्रूव हुई थी। इस क्वार्टर में मिनिमम 25% का पैट ग्रोथ इनका एक्सपेक्टेड था थर्ड क्वार्टर के कंपैरिजन में, और वाई लगभग कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो डबल हो जाता लास्ट ईयर के Q4 के कंपैरिजन में। लेकिन अब ये जो चीजें हुई हैं इससे आपका प्रोविजन बढ़ेगा, यानी क्रेडिट कॉस्ट बढ़ेगा। तो बेस केस क्या हो गया कि आपका Q4 में थोड़ा क्रेडिट कॉस्ट बढ़ेगा,
Q1 में भी बढ़ जाए और मार्केट को क्लैरिटी मिलने में थोड़ा सा टाइम लग जाए कि कब तक क्या 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 चीजें इंप्रूव होगी। तो मतलब आपकी स्टॉक की रिकवरी, बिजनेस पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना, ये सारी चीजों में आपका थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा। वर्स्ट केस सिनेरियो यहाँ पे ये बनता है कि जैसे ये ऑडिटिंग चल रहा है और वहां पे और ज्यादा निकल करके आए कि सिर्फ ये 590 करोड़ का प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम बहुत वीक है और भी जगह पे इश्यूज हैं, क्रेडिट कॉस्ट बैंक को थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ जाए, तब तो मतलब आप समझ लो कि फिर थोड़ा सा लंबा टाइम लग जाएगा बैंक की रिकवरी को लेकर के। एक और इसमें पॉइंट है ना कि जैसे ये बोल रहे हैं कि हम एआई का यूज थोड़ा सा और बढ़ाएंगे सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए, आपका वो और जो डिजिटल ऑथराइजेशन है उसको मैंडेटरी करेंगे। ये सारी चीजें जो आप करोगे, प्लस जो स्पेशल ऑडिट अभी ये करवा रहे हैं केपीएमजी से, इन सब के लिए आपका ओपेक्स भी बढ़ गया, ऑपरेशन एक्सपेंसेस भी आपके बढ़ गए। तो कुछ टाइम के लिए जो कॉस्ट टू इनकम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, इनका FY27 ऑनवर्ड्स की इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा जो हम इतने क्वार्टर से डिस्कस करते थे। सो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ओपेक्स बढ़ने की वजह से आपका ये कॉस्ट बढ़ जाए और कॉस्ट टू इनकम की जो रिकवरी होनी थी वो भी डिले हो जाए, वो भी पोस्टपोन हो जाए। इनको पूछा भी गया कॉल में, लेकिन मैनेजमेंट का बोलना है कि अगर ये होता भी है तो एक तरीके से ये क्वालिटी एक्सपेंस होगा, क्वालिटी एक्सपेंस हो या क्वांटिटी एक्सपेंस हो, लेकिन एज अ शेयर होल्डर मैं जो ऑपरेटिंग लेवरेज एक्सपेक्ट कर रहा था वो डिले हो सकता है ना, उसके चांसेस बढ़ गए। तो ये आपका वर्स्ट केस बनता है कि बैंक की रिकवरी, इन सारी चीजों पे क्लैरिटी मिलना, इसमें टाइम लग जाए, क्रेडिट कॉस्ट बैंक का ज्यादा बढ़ जाए, ओपेक्स ज्यादा बढ़ जाए, कॉस्ट टू इनकम थोड़ा सा और लंबे टाइम तक के लिए एलिवेटेड रहे और थोड़ा बहुत आपका मतलब स्ट्रगल फेस ये सब चलता रहे बैंक के लिए। ये हो गया आपका वर्स्ट केस। तो अब मुझे देखना है यहाँ पे कि क्या मैं वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर हूं नहीं हूं, उसके अकॉर्डिंग मुझे डिसीजन लेना है। एंड ऑनेस्टली मतलब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है अभी इस टाइम पे बैंकिंग में, सिर्फ बैंकिंग की अगर हम बात करें, बाकी सेक्टर्स तो आप छोड़ दो, वैल्यूएशन वाइज हो गया, ग्रोथ वाइज हो गया या एसेट क्वालिटी वाइज हो गया, इवन एनबीएफसी भी आप देखो, जो इससे वैल्यूएशन और ग्रोथ को अगर आप मिलाओगे तो और बहुत सारी बेटर डील्स अवेलेबल है। तो कोई मेरे को ऐसा कोई समझ आता नहीं है कि अननेसेसरी मैं इस तरीके के बिजनेस में एक स्टॉक के साथ में स्टक रहूं, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं प्रूव करना मेरे को कि देखो मैं उस टाइम पे इस स्टॉक के साथ में मैं बना रहा, मेरे को विश्वास था कि ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी आगे चल के, 6 महीने 1 साल के बाद सब कुछ ठीक हो गया और स्टॉक आपका वापस से 80 90 100 के लेवल के आसपास आ गया। तो मुझे कोई पॉइंट नहीं प्रूव करना है, मुझे वर्स्ट केस देखना है और उसके साथ में मुझे ये भी देखनी है कि अपॉर्चुनिटीज कितनी है मार्केट में। तो सिर्फ बैंकिंग में इतनी अपॉर्चुनिटीज है, एनबीएफसीज में इतनी अपॉर्चुनिटीज, और बाकी सेक्टर्स में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि आईडीएफसी का वैल्यूएशन बहुत लुक्रेटिव हो, अभी भी आप प्राइस टू बुक देखो तो 1.2 1.3 के आसपास इसका प्राइस टू बुक अभी ट्रेड कर रहा है। हाँ, अगर ये तो होता कि बुक वैल्यू के बिल्कुल नीचे चला गया तब मैं थोड़ा बहुत देखता भी कि ठीक है अनसर्टेनिटी है, लेकिन वैल्यूएशन भी मुझे बढ़िया मिल रहा है। अभी अनसर्टेनिटी हाई है, क्लैरिटी है नहीं, वो मुझे हमें लगभग Q4 रिजल्ट लग ही जाएगा उसको, तभी कंपनी की बैलेंस शीट आएगी, प्रोविजन का नंबर आएगा और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आएगी कि ऑडिट में क्या मिला, क्या ओवरऑल चीजें हैं। तो सिर्फ ये 16-17% करेक्शन देख करके मैं मतलब यहाँ पे अननेसेसरी अपना कैपिटल नहीं स्टक कर सकता कि ठीक है 1.5 से 1.23 का प्राइस टू बुक मिल गया, ये मतलब इलॉजिकल पॉइंट है। तो वही है, रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, अपॉर्चुनिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना और फिर हमको डिसाइड करना है। बाकी हाँ, इसका ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, वेट एंड वॉच वाली कैटेगरी में होना चाहिए। और बैंकिंग में तो स्पेशली जब भी इस तरीके का केस आए ना, आप जैसे वो इंदसिंध का देख लो, इंदसिंध का पहले बहुत छोटा सा अकाउंटिंग प्रॉब्लम आया था कि वो हैजिंग में उनका कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो सिर्फ थोड़ा सा प्रॉफिट में इशू है। आने वाले क्वार्टर्स में आप देखो एसेट क्वालिटी में एक के बाद एक उसमें किस तरीके के इशू निकले और कहां वो बैंक होता था, आज देखो आप कितने सारे फंडामेंटल्स खराब हो गए, मैनेजमेंट चेंज, सारी चीजें करनी पड़ी। ऐसा नहीं है कि इसमें भी ऐसा होगा, लेकिन बेटर है कि आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, थोड़ा सा कॉशियस हो जाओ, क्योंकि मतलब क्यों अननेसेसरी ऐसा रिस्क लेना। वही फिर पॉइंट है ना कि ऐसा तो हो कि और जगह आपको अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही, यही है दुनिया में यही स्टॉक बचा है, तब समझ आता है। जब बाकी आपके पास ऑप्शंस हैं, इसको वेट एंड वॉच वाली कैटेगरी में रखें, फिर देखते हैं आने वाले टाइम में वैल्यूएशन किस तरफ मूव करते हैं, क्लैरिटी क्या क्या मिलती है, उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम इसको डिस्कस करते ही रहेंगे। तो ये था डिस्कशन आपका आईडीएफसी के ऊपर। बाकी आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।